आरओ एआरओ के लिए। पहली बात तो यह होता है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक सही रणनीति का होना अति आवश्यक है। सही रणनीति का होना अति आवश्यक है। ठीक है, जब तक रणनीति स्पष्ट नहीं होगी तब तक ये मान के चलिएगा अंधेरे में तीर चलाने जैसा है, क्योंकि हमको पता ही नहीं होगा कि हमको आगे क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, और परीक्षा में सिलेक्शन, परीक्षा पास करके इसमें सिलेक्शन कैसे लेना है, क्योंकि सब कुछ पढ़े लेने मात्र से नहीं होता है। आपने देखा होगा अक्सर छात्र रात दिन पढ़ते रहते हैं और बहुत मोटी मोटी किताबों का अध्ययन कर लेते हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है। तो इसीलिए जब तक हम प्लान नहीं बनाएंगे तब तक हम सिलेक्शन ले नहीं पाएंगे। प्लान क्या है और प्लान तय कैसे होगा? तो प्लान हमेशा हमेशा तय होता है कि इस परीक्षा में चरण कितने हैं, किस पर चरण, यानी कि कितने चरणों में यह परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। तो आप देखेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा, जैसे हम प्रथम चरण के रूप में जानते हैं, उसे हम प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। प्रारंभिक परीक्षा वह परीक्षा होती है कि जो अभ्यर्थी नोटिफिकेशन के आधार पर या विज्ञापन के आधार पर फॉर्म भरता है, उनको सभी छात्रों को इस परीक्षा में बैठने का मौका मिलता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये इस एग्जाम का द्वार है, प्रथम द्वार, जिसमें प्रवेश करने की अनुमति मिलती है। यह परीक्षा सिर्फ और सिर्फ आपको पास करनी होती है। क्या करनी होती है? पास, और कुछ भी नहीं। लेकिन पूरा जो सिलेक्शन है, इसके बाद में जो द्वितीय चरण होता है, जिसे हम मुख्य परीक्षा कहते हैं, इसके शब्द से आपको समझ में आ रहा होगा, मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा का मतलब होता है कि यही मेन है परीक्षा, इसी पर सिलेक्शन होगा। ठीक है, सिलेक्शन किस पर होगा? इस परीक्षा पर। ध्यान से समझना मेरे दोस्त, ठीक है। तो जब इस परीक्षा पर सिलेक्शन होगा तो क्या मैं कह सकता हूं कि रणनीति भी हमारी इसी परीक्षा के लिए हो या ना? इस परीक्षा को केवल और केवल पास करना है। तो इसके लिए रणनीति पर जितना फोकस हम करते हैं उतना फोकस ना किया जाए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा फोकस हमारा यहां पर होना चाहिए, क्योंकि जो फाइनल सिलेक्शन की बात है वो इसी परीक्षा के आधार पर होगा, क्योंकि इस परीक्षा का मतलब ही है मुख्य परीक्षा। ठीक है, तो सिलेक्शन इस आधार पर होगा। ठीक है, हाँ, ठीक। तो हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए मुख्य परीक्षा के लिए? आप कहेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा की आप लोग बात नहीं करते हैं। प्रारंभिक परीक्षा की बात करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा ये मान के चलिएगा आप आराम से निकाल लेंगे अगर आप रणनीति को समझ जाएंगे तो।
आवाज आने दीजिएगा शुक्ला जी, ठीक है? हैं? हाँ, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अच्छा, आप सभी लोगों ने इसके सिलेबस से परिचित होंगे, पाठ्यक्रम से परिचित होंगे। आप सभी लोग ये भी जानते होंगे कि 400 का मुख्य परीक्षा का पेपर होता है। आप सभी लोग जानते हैं। अगर मैं आरओ यारो मेंस की बात करूं तो आप लोग इस बात से परिचित होंगे कि 400 का पेपर होता है, 400 अंक का। ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त। अक्सर हमने अभी तक जो हाईएस्ट कट ऑफ गई है वो 280 गई है। कितना? 280 अंक। लेकिन जब हम टारगेट बनाएंगे 300 का, तब हमारा 200 आएगा, 280 आएगा, 300 अंक। ये अंक आपको बोर्ड पर लिखे हुए बहुत आसान लग रहे होंगे कि बस 300 की बात है, यही लग रहा होगा। लेकिन ये 300 लाने के लिए एक प्लान होगा, ऐसे नहीं आ सकता है। क्योंकि अगर हम केवल और केवल ये दिमाग में सोच लें कि मात्र ये 300 का, तो 300 में लाने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर हमने सही तरीके से मेहनत और सही प्लानिंग या रणनीति के तहत में इस पर काम नहीं किया तो ये 300 नंबर 200 में बदलते देर नहीं लगेगा। इस बात को भी आप समझ लीजिएगा। यस, देखिएगा, अब यहां पर आप देखेंगे सिलेबस आप लोगों ने देखा होगा, तो सामान्य अध्ययन का एक पेपर होता है, सामान्य अध्ययन, जिसे हम जनरल साइंस कहते हैं, यानी कि जीएस। जीएस के अंतर्गत आपने देखा होगा कि इतिहास, भूगोल, संविधान, पर्यावरण, भारतीय अर्थव्यवस्था, और आप कह सकते हैं सामान्य विज्ञान, हाँ, और कंप्यूटर। आप देखेंगे तो इसमें आपका जनसंख्या नगरीकरण, नगरीकरण, उत्तर प्रदेश स्पेशल, करंट अफेयर, करंट अफेयर और रीजनिंग, इतने टॉपिक जुड़े होते हैं। यानी कि ये शब्द बहुत आसान लिखा गया है आयोग के द्वारा, सामान्य अध्ययन। लेकिन सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या है? इतिहास, भूगोल, संविधान, पर्यावरण, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर, जनसंख्या नगरीकरण, उत्तर प्रदेश, करंट अफेयर्स, रीजनिंग। इन विषयों का अध्ययन करना होगा। अक्सर हम छात्र जब ये सामान्य अध्ययन की बात आती है तो छात्रों के अंदर एक इस तरीके का मैसेज जाता है कि ठीक है, इन्हीं का तो अध्ययन करना है, कर लेंगे। आप हमको किताब बता दीजिएगा, आप हमको पीडीएफ दे दीजिएगा,
लेकिन आप अभी वर्तमान समय के जो परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है उसको अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो मैं ये समझता हूं कि आप अपने आप से तैयार तो कर सकते हैं, लेकिन वही है कि इन सब चीजों को तैयार करने में कम से कम आपको 2 से 3 वर्ष लग जाएगा। अपने आप से 2 से 3 वर्ष लग ही जाएगा, और 2 वर्ष तब लगेगा जब आप 8 घंटे प्रतिदिन पढ़ रहे होंगे तब, और जब आप 5 या 6 घंटे पढ़ रहे होंगे तो आपको 3 वर्ष स्वयं से लग जाएगा। आप कहेंगे ऐसे कैसे आप बोल सकती हैं? 3 वर्ष इस आधार पर बोल रहे हैं कि एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकेंगे 3 वर्ष में, इतनी तैयारी करनी होगी। आप कहेंगे ऐसे कैसे बोल सकती हैं? हमने तो कईयों को देखा है कि 1 वर्ष की तैयारी की, उनका बैकग्राउंड देखिएगा। आप एक हिंदी माध्यम पट्टी से आते हैं, और जहां पर मुझे पता है, मैं भी उसी क्षेत्र से आता हूं, और मुझे यह पता है कि हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन किस तरीके से छात्र करते हैं, और मुझे यह भी पता है कि माध्यमिक में उस तरीके की पढ़ाई होती नहीं जिस तरीके की होनी चाहिए। स्कूलों का हाल सभी को पता है, यानी कि नींव हमारी पहले से ही कमजोर है। अब हम आकर परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं, तो यहां पर कुछ चुनौतियां सामने नजर आने लगती हैं। अक्सर हम कहने लगते हैं कि देखिएगा, जो हमने पढ़ा था वो परीक्षा में पूछा नहीं गया। कौन सी बुक पढ़ें? अब की बार में इस किताब से नहीं आया, इस किताब को पढ़ लिया जाए, इस किताब को पढ़ लिया जाए। अक्सर इन्हीं चीजों में उलझे रहते हैं, और साल दर साल हम बर्बाद कर लेते हैं, क्योंकि एक सही दिशा निर्देशन में जब तक आप तैयारी नहीं करते हैं, तब तक आपको सफलता देरी से मिलती है। कैसे मिलती है? देरी से मिलती है। इसीलिए सही मार्गदर्शन में आपको तैयारी करनी होगी। अब यहां पर आप इन विषयों के, आपके अंदर एक सवाल खड़ा हो रहा होगा कि इन विषयों की तैयारी कैसे की जाए। देखिएगा, यहां पर इस बात को समझिएगा कि इतिहास की अगर हम बात करें तो इतिहास को आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि इतिहास की शुरुआत हड़प्पा काल से होती है। कहां से? हड़प्पा काल से। और 1947 तक का, जो 1947 में जब भारत आजाद होता है, तब तक का हमें इतिहास पढ़ना होता है। ठीक, इतिहास में तो हम यही कह सकते हैं कि यहां से यहां तक का पढ़ना होता है। अब इतिहास के लिए कोई हम स्टैंडर्ड किताब बता दें या कुछ कर दें तो ये बेवकूफी है, क्योंकि इतिहास कोई एक सामान्य विषय नहीं है। इतिहास कोई सामान्य विषय नहीं है। तो हमें पढ़ने से पहले ये समझ होना अति आवश्यक है, सिलेक्शन लेने के लिए, कि हमें छोड़ना क्या है। छोड़ना क्या है, यानी कि कहने का अर्थ यह है कि हमें पढ़ना क्या नहीं है। यह बहुत ज्यादा जरूरी है, पढ़ना क्या नहीं है।
क्या नहीं है। अब आप जैसे छात्र हैं और आपको हमने कह दिया कि इतिहास पढ़ना है तो इतिहास आप हड़प्पा से लेके 1947 तक का इतिहास अगर पढ़ने चले गए तो मैं आपको बता दूं कि 2 वर्ष आपको लग जाएंगे तैयार करते करते। ठीक है, तो यहां पर हमें सिलेक्शन लेना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। तो स्मार्ट स्टडी में हमारा सब बोलते अक्सर हैं छात्र कि स्मार्ट स्टडी करेंगे। स्मार्ट स्टडी का तरीका ही होता है कि हमें छोड़ना क्या होगा। पढ़ना तो है ही, पढ़ना तो सबको पता है, छोड़ना क्या है, किन टॉपिक को हम पढ़ें। जैसे कि मैं इतिहास की बात करूं आपके समक्ष, इतिहास, प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास में क्या क्या हमें पढ़ना होगा। जैसे कि नंबर 1, हमें हड़प्पा देखना होगा। क्या देखना होगा? हड़प्पा। हड़प्पा में हमें किन बिंदुओं को ध्यान में देखना होगा? जैसे कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और इस सभ्यता का पतन, सभ्यता का पतन, सभ्यता का उत्थान, उत्थान और इतने पहलुओं को अगर हमने देख लिया हड़प्पा से, और इसके स्रोत इतने पहलुओं को अगर हमने देख लिया तो हड़प्पा से सवाल आपके समाप्त हो जाएंगे। स्रोत के साथ साथ आप यहां स्थल और देखेंगे। स्थल, ये 4-5 पॉइंट ही हैं जो हमें हड़प्पा से देखने। अब यहां सवाल ये उठ जाता है कि खोज में हम क्या देखेंगे, स्रोत में हम क्या देखेंगे, हड़प्पा के स्रोत के अंतर्गत क्या देखेंगे। तो हड़प्पा के स्रोत के अंतर्गत ये देखेंगे कि लिपि कैसी थी, यहां का जो सामाजिक जीवन था वो कैसा था, यहां आर्थिक जीवन कैसा था, यहां का राजनीतिक जीवन कैसा था, इस सभ्यता का उत्थान कैसे हुआ, पनपी कैसे ये इतनी बड़ी सभ्यता, और इस सभ्यता के अंतर्गत जो समाज में रहने वाले लोग थे उनका मेलजोल कैसा था, यहां पर जो शासन का संचालन था, इस सभ्यता का, इतनी बड़ी सभ्यता का शासन का संचालन कैसे हो रहा था, अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, इस व्यवस्था में धार्मिक जो चीजें चल रही थी वो किस प्रकार की थी, धर्म को मानने वाले थे या नहीं, और अगर थे तो कौन सा धर्म था, किसकी पूजा करते थे, किसको मानते थे। इसके बाद में हम इतनी बड़ी सभ्यता आखिर एकाएक विलीन कैसे हो गई, कहां चली गई, इसको देखेंगे। पतन कैसे हुआ, इसके पीछे का कारण क्या है। अगर हमने इतने बिंदुओं को समझ लिया तो हड़प्पा जो हमारा टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। और अगर हमने हड़प्पा को कंप्लीट कर लिया तो हम वैदिक सभ्यता को समझ लेंगे। लेकिन क्या इस टॉपिक को हम समझने के लिए हमारा फंडामेंटल आधार क्या होगा, यानी कि मूल आधार क्या होगा, इस टॉपिक को समझने के लिए हमारा मूल आधार क्या होगा। मूल
आधार क्या होगा? अभी आप ही लोग बताएंगे। देखिएगा, अगर हमने कहा कि इतनी बड़ी सभ्यता है, इसका उत्थान भी हुआ है और इसका पतन भी हुआ है। क्या हुआ है? पतन भी हुआ है, उत्थान भी हुआ है। तो आखिर किसी सभ्यता या संस्कृति किस कारण नष्ट होती है और क्यों नष्ट हो जाती है? क्या आप इस बात को गौर कर सकते हैं? बताइएगा। देखिएगा, हर एक टॉपिक को, जो इतिहास है उसको हम टॉपिक को ऐसे नहीं पढ़ेंगे। ये तो हमने पॉइंट दिए हैं, लेकिन हमारा मूल आधार पे जाना अति आवश्यक है। ठीक है, मैंने आपको कई बार मैसेज के माध्यम से ये जताया होगा या बताया होगा कि भाई हर एक विषय को पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है। जब तक हम उसके मूल स्ट्रक्चर को नहीं पकड़ेंगे, टॉपिक को, तब तक विषय हमारे लिए बोरिंग बना रहेगा। ये चीजें हमने आपके सामने रख दी। आप चाहेंगे तो शाम को कहीं से कोई पीडीएफ उठा के आप पढ़ने का अध्ययन करने लगेंगे। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है, तो उसको पढ़ने का जो नजरिया है विषय का, वो क्या होगा? तो यानी कि हर एक टॉपिक का हमें मूल आधार पता होना चाहिए। जब हम हड़प्पा का अध्ययन कर रहे होंगे तो हम देखेंगे कि ये जो पतन है, इतनी बड़ी सभ्यता का उत्थान हुआ फिर पतन हुआ, तो इसका मुख्य कारण क्या है? यानी कि जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन यानी कि हमें पूरी हड़प्पा सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य जो आधार है वो हमें जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए समझना होगा। तभी हम समझ सकते हैं कि ताम्र पाषाणकालीन जो सभ्यता थी उसका कैसे उत्थान हुआ, और जो पत्थर युग आया जिसे हम पाषाण युग कहते हैं, उसका कैसे उत्थान हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं कि हड़प्पा को समझने के लिए हमें पाषाण काल की तरफ चलना होगा। पाषाण युग का अध्ययन करते हुए हम हड़प्पा सभ्यता को समझ पाएंगे, क्योंकि किसी भी सभ्यता का उत्थान अचानक नहीं होता है, रातों रात नहीं होता है। आज आप 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, तब भी आप देखते होंगे मकान एक रात में नहीं बनता है। उसके लिए नींव खोदी जाती है, उसके लिए दीवारें खड़ी की जाती हैं, तब भी कई दिन लग जाते हैं। तो ये तो उस दौर की बात है, मेरी बात को समझिएगा। तो हमें यह देखना होगा कि इस सभ्यता का उत्थान मुख्य कारण क्या है, तो हम पाएंगे कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है, और इसी जलवायु परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का विलीन हो गई। यानी कि जलवायु परिवर्तन का कारण हमें देखना होगा। पाषाण युग में जब हम प्रवेश करेंगे तो हम देखेंगे कि जो पुरा पाषाण काल है, और जब हम मध्य पाषाण काल के दौर से गुजर रहे हैं, तो जलवायु में परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा है। इस कारण अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। व्यक्ति के, यानी कि जो वहां के मानव हैं, उनके सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन में जलवायु परिवर्तन के कारण ये सब परिवर्तन हम देखने को मिल रहे हैं। और जलवायु परिवर्तन के कारण ही हमें नवपाषाणकालीन सभ्यता की तरफ चीजें परिवर्तित होती नजर आ रही हैं। और जलवायु परिवर्तन के कारण ही हमें क्या नजर आता है,
तो आप कहेंगे ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता का विकास, और यहीं से हमें झूंगर झांगर संस्कृति नजर आती है, जिसमें जो हड़प्पा सभ्यता के यहां पर हम देखेंगे कि तीनों प्रकार के स्थल मौजूद थे, जिसमें हम देखते हैं पाक हड़प्पा, जिसमें हम देखते हैं उत्थान हड़प्पा, और जिसमें हम देखते हैं पुरा हड़प्पा, यानी कि अंतिम हड़प्पा। ठीक है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के हम 3 स्थलों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो 3 स्थल जो हैं वो किस तरीके के हैं और कहां पर ये तीनों स्थल मौजूद थे, यानी कि जलवायु परिवर्तन के कारण ही तो ये स्थलों में इन चीजों में बदलाव आया होगा। कहने का अर्थ यह है कि हड़प्पा सभ्यता का उत्थान धीरे धीरे नहीं हुआ है और ना रातों रात पतन हुआ होगा। ठीक है, तो एक हमें हर एक टॉपिक का मूल आधार हमें समझना। ठीक, यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है? बताइएगा, किसी को कोई समस्या तो नहीं है? देखिएगा, जब तक हम रणनीति के तहत में तैयारी नहीं करेंगे तब तक, ऐसे तो हम आए और सिलेबस आपको चालू कर दिया तो उससे कुछ होगा नहीं। आप भी परिचित होना चाहिए कि हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है। ठीक है, ताकि सवाल और जवाब बना रहे। लोकतांत्रिक देश है, इसमें जवाबदेही होती है। आपसे हम केवल ये नहीं कह देते हैं कि 100% हम आपका सिलेक्शन करवा देंगे और आपने मीठी मीठी बातें सुनी और आप आ गए कि देखिएगा कोई यहां पर क्रांति हो जाएगी, जादू टोना करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन यह है कि हमारा जो पढ़ने और पढ़ाने का तरीका होगा वो एग्जाम के दृष्टिकोण से होगा। किससे? परीक्षा के दृष्टिकोण से। आखिर परीक्षा में मांग क्या है वर्तमान समय में, उसमें ध्यान रखते हुए हम तैयारी करेंगे। हम इसको शॉर्टकट भी कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है, क्योंकि एक्सीलेटर हमारे हाथ में है, स्टीयरिंग भी हमारे हाथ में है। लेकिन बाद में लोकतांत्रिक देशों में आपको पता होगा जवाबदेही भी प्रतिनिधि पर होती है, जनता विश्वास तो जुटा लेती है। तो हम अपनी जवाबदेही पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ रखेंगे, ये मेरा पूर्ण तरीके से आपको मैं भरोसा दिला रहा हूं। जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन आप हमारे आज के दिन से और लास्ट तक आपने सफर किया तो 100% मैं विश्वास दिला रहा हूं कि आपका ऐसा नहीं होगा कि सपना टूट गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि पढ़ने का और समझने का जो तरीका है वो बदल के रख देंगे, आपकी सोच भी हम डेवलप करा देंगे। खैर चलिएगा, अगर हम इसी तरीके से हम दूसरे टॉपिक को, ये केवल हमने आपको समझने के दृष्टिकोण से रखा था, क्या है कि जब तक हम सोच नहीं समझ बढ़ाएंगे तब तक ये मान के चलिएगा कि हम सफलता की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, आयोग की मांग क्या है उस मांग को आप समझो, यह हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, यह हमारा मूल कर्तव्य है कि हम आपको आयोग की मांग के मुताबिक चीजें बता सकें, तभी सिलेक्शन होगा। दूसरा, अगर हम बात करें आपको, तो आप देखेंगे कि दूसरा है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति, अभी ये वैदिक संस्कृति हम देखते हैं कि ये टॉपिक जब हम पढ़ते हैं तो उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल में केवल और केवल हम डिवाइड कर देते हैं और बस, और कुछ नहीं। और इतना ही हम समझते हैं कि उत्तर वैदिक काल में इन इन ग्रंथों का वर्णन हुआ है, ऋग वैदिक काल में इन इन ग्रंथों का वर्णन हुआ है। और हम देखते हैं कि यहां पर इन देवताओं की पूजा
होती थी, यहां पर इन देवताओं की पूजा होती थी। नहीं, हमने अभी आपको बताया है कि पढ़ने का जो तरीका है वो हमारा स्मार्ट होना चाहिए। तो यानी कि हमें फिर उसी दिशा में चलना होगा मेरे दोस्त, क्या कि वैदिक संस्कृति का मूल आधार क्या है, मूल आधार क्या है। क्योंकि यहां पर केवल और केवल हमें ग्रंथों की बात नहीं करनी है। आखिर उत्तर वैदिक काल में ये ग्रंथों का निर्माण हुआ तो आखिर क्यों हुआ? उत्तर वैदिक काल में क्यों पूजा पाठ बढ़ गई? ऋग वैदिक काल में ऐसी चीजें हमें क्यों नहीं नजर आती? इसका मुख्य कारण क्या है? अगर कारण पता लग जाए तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। बताओ, ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। है? देखो, टॉपिक को समझने के लिए आपको मूल आधार को पकड़ना बहुत जरूरी है। और जिस दिन ये हम आपको पकड़वाना सिखा देंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, ये हमारी है जिम्मेदारी कि हम आपको पकड़वाना सिखाएंगे। ये रटने वाला विषय थोड़ी नहीं है, ये समझने वाला है। जिस दिन ये चीजें समझ में आ गई उस दिन हम सफल हो जाएंगे। अब देखिएगा, मूल आधार की अगर हम बात करें तो हमने पीछे आपको बताया था कि मानव मानव हम कह रहे हैं, पीछे हमने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का जो मूल आधार है वो जलवायु परिवर्तन है। क्या है? जलवायु परिवर्तन। यहां पर अगर आप अर्थव्यवस्था पर गौर करेंगे तो अर्थव्यवस्था आपको दो प्रकार की नजर आएगी। क्या? आप देखेंगे कृषि है और व्यापार भी है, व्यापार भी है। दो चीजें आपको नजर आ रही, कृषि और व्यापार। अर्थ इतिहास को समझने के लिए आपको अर्थव्यवस्था को ही केंद्र में रखना होता है। ठीक है? जलवायु परिवर्तन के कारण ही यहां पर कृषि और व्यापार संभव हो पाया। ठीक, अभी केवल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, अभी आपके दिमाग में एक समझ विकसित करना चाहते हैं कि हमारा तरीका क्या रहेगा। यहां पर अगर हम देखें, जब आर्य भारत में आए थे, जिसे हम वैदिक संस्कृति के उत्थान के नाम से जानते हैं, उसमें शुरुआती दौर में पशुपालन है, पशुपालन। पशुपालन मुख्य आधार है। कृषि भी कर रहा है, कृषि भी कर रहा है, लेकिन यहां पर एक चीज ने पूरी इस वैदिक संस्कृति को, जो ऋग्वैदिक संस्कृति है, जब हम उत्तर वैदिक काल में जाने लगे तो यहां की संस्कृति में एक नया परिवर्तन देखने को मिला। और यह परिवर्तन जलवायु परिवर्तन के कारण नहीं हुआ,
बल्कि एक धातु के कारण एक क्रांति हो गई। वो धातु कौन थी, आप बता सकते हैं? लोहा। यानी कि हम समझ सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में जैसे ही हम गए तो धातु युग प्रारंभ हुआ, और इस धातु युग ने हमें द्वितीय नगरीकरण में लाकर खड़ा कर दिया। किसमें? धातु के कारण। आप वहां भी देखेंगे हड़प्पा में जलवायु परिवर्तन के साथ साथ धातु का भी विकास हुआ, कांस्य का। यहां भी पहले जब शुरुआती दौर में आया व्यक्ति तो पशुपालन और कृषि कर रहा था, लेकिन आगे चलकर व्यक्ति को लोहा की प्राप्ति, और लोहा की जैसे ही प्राप्ति हुई वैसे ही व्यक्ति के जीवन में, यानी कि अर्थव्यवस्था का जो मेन केंद्र है उसमें 360 डिग्री घूम गया, व्यापार होने लगा, द्वितीय नगरीकरण की तरफ लेके गया। यहां पर आप देखेंगे कि जैसे ही हम उत्तर वैदिक काल में जाते हैं वैसे ही आप देखेंगे कि वेदों का अलग अलग तरीके के वेदों का निर्माण हो जाता है। ऋग्वैदिक काल में आप देखेंगे एक ही वेद का निर्माण हुआ है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में 3 अन्य वेदों का निर्माण हुआ है। वो संकेत किस बात का देते हैं? वो संकेत देते हैं प्रकृति का, कि मानव प्रकृति पर किस तरीके से डिपेंड हो रहा है, निर्भर हो रहा है। वो जादू टोना का संकेत देते हैं। वो देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के देवताओं का मानव स्मरण करने लगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि थी, वो केंद्र में थी। वो इंद्र का स्मरण कर रहा है, वो वायु का स्मरण कर रहा है, वो जादू टोना का स्मरण कर रहा है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था, जैसे जैसे मानव की अर्थव्यवस्था में बदलाव आता है वैसे वैसे उसकी संस्कृति, उसका समाज बदलने लगता है, वैसे वैसे मानव की राजनीति में बदलाव देखने को मिलता है, वैसे वैसे जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में बदलाव देखने को मिलेगा वैसे वैसे आप देखेंगे कि एक नगरीकरण के पतन होने के बाद में द्वितीय नगरीकरण का उत्थान होता है, और आप पाएंगे कि अर्थव्यवस्था में उत्थान होने के बाद एक मौर्य जैसा साम्राज्य खड़ा हो गया। तो हम यहां पर द्वितीय नगरीकरण और द्वितीय नगरीकरण के बाद में 16 महाजनपद, और 16 महाजनपदों के बाद में हम देखेंगे कि किस तरीके से 62 संप्रदायों का उदय हुआ भारत में। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया, मानव के विचार एवं विचारों में परिवर्तन आया, टकराव बढ़ने लगा। तो छठवीं शताब्दी में कई संप्रदाय उभर के आए, जो 62 संप्रदाय थे, लेकिन मुख्य रूप से हम परीक्षा के दृष्टिकोण से केवल 3 ही संप्रदाय का अध्ययन करेंगे। उसमें से हम देखेंगे कि जैन, बुद्ध और चारवाक। जैन, बुद्ध, चारवाक के बारे में समझें। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि हमारे पढ़ने की जो रणनीति है वो इस डायग्राम पे होगी। आप हमसे परिचित हो गए, कुछ ही मिनटों में, आध घंटे या 20 मिनट में आपने हमारे पढ़ने और पढ़ाने का तरीका समझ लिया होगा। क्या आप इस तरीके से तैयारी करने के लिए तैयार हैं? एक बार बताइए।
देखो, बाकी आप हमारे ऊपर छोड़ दो, परीक्षा में सवाल सब कुछ बनेगा, चाहे इतिहास हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे एनवायरमेंट हो, सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दीजिएगा। बस आप जब क्लास में आए, दिमाग एकदम ओपन होना चाहिए। घर की जो आपकी चीजें हैं उनको आप वहीं छोड़ दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि क्लास चल रही है, उधर से कोई आवाज आ रही है कि पानी दे देना, आप उठ के पानी दे रही है, ये नहीं। ठीक, आप एकदम माइंड फ्रेश होकर अच्छे तरीके से व्यवस्थित बैठिएगा। कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग इस क्लास को लेके चलेंगे। जहां जरूरत होगी फैक्ट को, वहां हम फैक्ट भी देंगे। जहां जरूरत होगी कॉन्सेप्ट की, वहां हम आपको कॉन्सेप्ट देंगे। ठीक है? हाँ, बाकी लोग बिल्कुल नहीं बोल रही हैं। क्यों नहीं बोल रही हैं भाई? क्या दिक्कत है? क्यों भाई, क्या दिक्कत है? काफी लोग तो एकदम निकल लेती हैं कि अरे बाप रे, ये क्या जला दिए। ऐसा रहता है, वो उसी तरीके के होती हैं, कभी इस डाल पे, कभी उस डाल पे, कभी उस डाल पे, फिर घूम घूम के फिर उनको पता लगता है यार अब सिलेक्शन होगा नहीं। क्यों? पढ़ाई नहीं, उनकी क्षमता ही नहीं है दिमाग की। फॉर्म भर दिया है केवल, ठीक है, फॉर्म भरने मात्र से सिलेक्शन नहीं होता है। फॉर्म तो 10 लाख भरे हुए हैं, क्या इन 10 लाख का सभी का सिलेक्शन हो जाएगा? आप सोच के बताओ, ये 10 लाख, अब बताइए परीक्षा देने जाएंगे 8 लाख तो जाएंगे, इससे कम में तो आरओ यारो में पिछली बार 8 लाख गए थे, ठीक है, इतने तो कम तो जाएंगे नहीं। अब तो कोई एग्जाम लगा नहीं है, मैं तो कहता हूं 10 में 10 बताओ जाए, नहीं जाएंगे तो 8 तो पक्का है। क्या 8 लाख में से आप देखेंगे कि 450 सीटें हैं? कोई अभी कुछ भी कहे, आयोग की तरफ से जब तक ऑफिशियल नहीं आता है तब इन्हीं सीटों को मान के चलिएगा, ठीक है। 450, मात्र कितने पद हैं? 450। ये 8 लाख में से 450, आप समझ रहे हैं, एक मटके में इतना छोटा सा कागज डाल दिया गया जो आपको दिख भी नहीं रहा होगा, हैं? ये 450 कौन लेगा? जो मेहनत करेगा, मेहनत करेगा। अब मेहनत ऐसी नहीं कि रात दिन 12-12 घंटे हम लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं और मेहनत करके ले लें, कभी नहीं। जो सही तरीके से मेहनत करेगा। जीएस में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, और जीएस को पढ़ने का एक तरीका होता है। आपने, आपके यहां पर, आप सभी लोग गांव से होंगे, आप लोगों के यहां पर खाद या गेहूं की बोरी आती होगी, देखी है सभी लोगों ने, जो सिली हुई होती है कंपनी की तरफ से, है? उसको अगर उल्टे तरफ से आप खोलिएगा उस बोरी को, तो एक टांका कटता है, फिर 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 एक टांका कटता है। पूरी बोरी खोलते खोलते बताओ सुबह से शाम हो जाए, ठीक है। और एक ऐसा धागा होता है जो एक बार धागा पकड़ लिया 2 मिनट नहीं लगते हैं, समाप्त होता है। जीएस का यही फंडा है। सेम, जिसने जीएस में सही तरीका पकड़ लिया उसके लिए तो ये वाला कॉन्सेप्ट लागू होता है, और जिसने
जीएस को सही तरीके से नहीं पकड़ पाया, उसके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट लागू होता है। वो एक टॉपिक पढ़ेगा, दूसरा भूल जाएगा, दूसरा पढ़ेगा, तीसरा भूल जाएगा। हम आपको क्या बता रहे हैं? हम आपको हड़प्पा से स्टार्ट करेंगे, हड़प्पा से, और आपको सीधा सीधा हम मौर्य पे छोड़ेंगे आगे। ये एक दिन में नहीं, ये क्लास दर क्लास होगा। हड़प्पा से स्टार्ट करेंगे, मौर्य तक छोड़ेंगे आगे। लेकिन अगर आपने हड़प्पा क्लास को छोड़ दिया, एक दिन, दो दिन, जितने दिन चली, तो अगले दिन की क्लास आपको, जब हम द्वितीय नगरीकरण की बात कर रहे होंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगी, या वैदिक संस्कृति की बात कर रहे होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। फिर आप रटेंगे सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ में, क्योंकि पीडीएफ में केवल कॉन्सेप्ट नहीं होता है, फैक्ट होता है, उसको रटेंगे। और अगर आपने वैदिक संस्कृति की क्लास छोड़ दी तो आप द्वितीय नगरीकरण तो समझे में नहीं आएगा, क्योंकि ये इसी से इंटरकनेक्ट है। जब तक इंटरकनेक्ट विषय के अंतर्गत टॉपिक करना नहीं आता है, तब तक जीएस हमेशा हमेशा बोर लगती है, हमेशा बोर लगती है, किसी की इच्छा नहीं होती है। क्या जो हमारे पास में सोर्स मौजूद हैं, क्या छात्रों के पास में मौजूद नहीं होंगे? सबके पास में है, लेकिन जो तरीका हमारे पास में है वो हो सकता है आपके पास में हो, इसीलिए तो आप हमसे जुड़ रही हैं, जुड़ रही हैं। और इसी तरीके से ये जो सामान्य अध्ययन है, जो जीएस है, वो हम आपको बिल्कुल सामान्य कर देंगे, बिल्कुल सामान्य कर देंगे। लेकिन आयोग, ये जो सामान्य अध्ययन लिखा है आयोग ने, ये वास्तव में सामान्य अध्ययन है। लेकिन आयोग को कैसा चाहिए? एक स्मार्ट व्यक्ति चाहिए, जिसमें सोचने और समझने की क्षमता, उसी व्यक्ति का आयोग चयन करना चाहता है। आयोग को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो केवल और केवल रट के आ गए और समीक्षा करनी है। अब समीक्षा करने के लिए आपके पास में दिमाग ही नहीं है, रटे बैठे हैं मोटे मोटे ग्रंथ, आपका कोई विचार ही नहीं है, आपके पास में कोई लॉजिक ही नहीं है, कहां से समीक्षा करेंगे? इसीलिए तो आयोग निबंध लिखवाता है। निबंध क्यों लिखाया जाता है? निबंध में आपके दिमाग की सोच समझ में आती है, यानी कि आपका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू समझ में आते हैं, आपका विचार समझ में आता है। जीएस में आपसे कथन कारण का आयोग सवाल क्यों पूछता है? ताकि आपको समझ सके कि आपका वैचारिक क्षमता कितनी डेवलप है। ये सब चीजें होती हैं। और ये सब कैसे होता है? ये आपको होता है कि जब आपके अंदर टॉपिक की समझ होती है तो ये चीजें आसान होती हैं। और आपको बता दें कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब चीजें बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत लेंथी है, पता नहीं आपने क्या बता दिया, नहीं। आप जब हमारे साथ में क्लास कर रहे होंगे तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, दीप्ति मैम पढ़ाएंगी, चाहे एनवायरमेंट हो, दीप्ति मैम पढ़ाएंगी, ठीक है। रविकांत सर आपको हिस्ट्री का कुछ पोर्शन पढ़ाएंगे, ठीक है।
इकोनॉमिक्स से पढ़ाएंगे, यूपी स्पेशल। हमारे साथ में मैम है, उनका नाम है पूरा नाम तो हमको प्रीति प्रीति पांडे, ठीक है, वो पढ़ाएंगी। और उन्होंने 3 बार इंटरव्यू दिया हुआ है प्रीति पांडे ने, ठीक है, और अच्छा अनुभव है। लगभग मैं काफी वर्षों से वो पढ़ा रही थी। उनके नाम से तो हम परिचित नहीं थे, वैसे उनसे हम सिस्टर सिस्टर कहते थे। तो उनसे हमने आग्रह किया कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आइएगा, और उन्होंने हमें आश्वासन नहीं, पूरे भरोसे के साथ में बोला है कि बिल्कुल आपके प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़कर हम आपका अध्ययन करवाएंगे। तो एक बेहतर टीम है, और बेहतर टीम के साथ में बेहतर रणनीति के साथ बेहतर तरीके से तैयारी करके इस एग्जाम को क्रैक करेंगे, ठीक है। हाँ, जल्दी आएगा, पकड़ने की भी क्षमता होगी। देखिएगा एक्चुअली में समस्या कहां आती है। आप सभी लोग अनुभवशील व्यक्ति हैं। अगर हम आपसे बोल दें कि देखिएगा ये कार चलाने के हम आपको तरीके बता दें, चलाने के तरीके बता दें कि जाओ यहां पर एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है, ये क्लच है, ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है, और ये आपका नाम है। हाँ, एक्सीलेटर, ब्रेक, और ये अरे वो स्पीड को क्या बोलती हैं, चलो छोड़ो। अगर हमने बता दिया कि ये गियर है, आपको पढ़ा दिया, तो क्या आप गाड़ी चला सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। जब तक आपको एक अनुभव ड्राइवर नहीं मिलेगा तब तक गाड़ी चलाना नहीं आता है। इसी तरीके से एग्जाम की तैयारी करने के लिए जब तक आपको एक बेहतर टीम नहीं मिलती है और आपको एक स्मार्ट तरीके से अध्ययन नहीं करवाती है, तब तक सिलेक्शन नहीं होता है। आपने देखा होगा फ्री पढ़ाने वाले यूट्यूब पे सुबह से लेकर शाम तक लाइव रहती हैं 10-10 घंटे, कोई तो 720 घंटे लाइव है, महामैराथन। लेकिन पढ़ाने का तरीका उनका इतना गंदा है कि क्या बताएं, क्योंकि उन्होंने विषय को उस तरीके से समझा ही नहीं है। मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन मैं यहां पर यह बता रहा हूं कि तरीका जो होता है वो ड्राइवर पर निर्भर करता है कि किस तरीके से आपको स्मार्ट ड्राइवर बना दे। जब तक हम एकदम बोरी की धागा की तरीके से खोलना नहीं सीख पाएंगे तब तक हम प्रश्न जीएस में समझने में बड़ी दिक्कत होगी, बहुत कठिनाई होती है, बहुत कठिनाई होती है भाई मेरे। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर सारे विषयों को समझना होता है। अब क्या करना है, आपको हम पीडीएफ देंगे, सारी चीजें देंगे, लेकिन आपसे एक बात और मैं कहूंगा। पहली चीज तो आप क्लास प्रतिदिन कीजिएगा, क्लास प्रतिदिन, क्लास को तो छोड़ना ही नहीं है, ये तो गांठ बांध दीजिएगा, प्रतिदिन क्लास करना है। दूसरी चीज,
आपको पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठना है, पेन और कॉपी लेकर अवश्य बैठना है। जब भी आप क्लास कर रही हैं पेन और कॉपी लेकर अवश्य बैठिएगा, ठीक है। तीसरी चीज, कुछ महत्वपूर्ण बातें आप नोट करते रहिए, नोट कर सकते हैं। तीसरी चीज, चौथी चीज, आपका जो भी डाउट हो उसे जरूर पूछिएगा। और अगला पॉइंट आपका एक और हो सकता है कि आप क्या पीडीएफ लगा के पढ़ाएंगे, पीडीएफ लगाकर बोर्ड में पढ़ाएंगे, लगाकर बोर्ड में पढ़ाएंगे। तो हमारा जवाब है बिल्कुल नहीं, हम इसी तरीके से व्हाइट बोर्ड पे आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। हमको पीडीएफ फंसा के मजा नहीं आता है पढ़ाने में, और ना हम पढ़ा पाते हैं, ठीक है। पढ़ाने को तो पढ़ा लेते हैं लेकिन हमारी आत्मा ही नहीं गुजारा करती है। क्यों? क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि कैसे कहां क्या चीजें हैं, इंटरकनेक्ट करना चाहते हैं और बस हो गया, ठीक है। तो हम आपको पीडीएफ में सारी चीजें मिलेंगी, आप नोट से पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद में क्लास करने आइएगा। हम इसी तरीके से व्हाइट बोर्ड पर आपको बाकायदा समझाएंगे, ठीक है, बाकायदा समझाएंगे, ठीक। पीडीएफ में पढ़ाने का कोई सिलसिला नहीं हो कि पीडीएफ आए और खिसकाने लगे कि देखो ये है, ऐसे ऐसे पढ़ने लगे आके कि देखिएगा ये मैसूर था, ये देखिएगा यहां का हैदर अली था, यहां का, ये सब है। आपको बाकायदा हम आपको कहानी बताएंगे कि मैसूर में क्या स्थिति उत्पन्न हुई, हैदर अली कैसे राजा बना, कैसे मैसूर की सत्ता को उसने काबिल किया, और किस तरीके से हैदर अली का अंग्रेजों के साथ में टकराव प्रारंभ हुआ। आखिर वेलेज अली क्या चाहता था, आखिर रॉबर्ट क्लाइव की क्या सोच थी मैसूर को लेकर। हमें देखना होगा कि मैसूर के षड्यंत्र में किस तरीके से कर्नाटक ने हिस्सा लिया था, किस तरीके से मराठा उनके अंग्रेजों के साथ में थे, हैदर अली ने कौन सी कूटनीति चली, आखिर रॉबर्ट क्लाइव ने कौन सी कूटनीति चली, और मैसूर राज्य का किस तरीके से पतन हुआ। सारे एक एक बिंदुओं को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। इसी तरीके से हम कर्नाटक के बारे में जानेंगे, इसी तरीके से हम प्लासी, इसी तरीके से हम गांधी के बारे में जानेंगे कि आखिर भारत में जब गांधी जी का आगमन हुआ तो क्या स्थितियां थी। इसी को हम घटनाक्रम कहते हैं। हम अक्सर पूछते रहते हैं कि घटनाक्रम का अध्ययन कीजिएगा, घटनाक्रम होता क्या है। हमको आज तक जो छात्रों को पता ही नहीं लगता है? घटनाक्रम, हम घटनाक्रम से सवाल आते हैं। घटनाक्रम, घटनाक्रम है क्या? आप देखेंगे 1915 में गांधी जी आ रहे हैं, 1915 में आप देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या स्थिति है। 1915 में आप देखेंगे कि एक साथ ही हमें समझना होगा कि यहां पर राष्ट्रवादियों की क्या स्थिति है, और 1915 में हमें यह भी देखना होगा कि यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या स्थिति है या ब्रिटेन सरकार की क्या स्थिति है। यहीं से तो सवाल आता है। तो हमें घटनाक्रम पर ध्यान देखना होगा। हमें देखना पड़ेगा कि 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हो रहा है, यहां पर 1916 में गांधी जी की क्या स्थिति है, यहां से गांधी जी की जो धारा है वो किस तरीके से प्रारंभ होती है, यहां से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कौन लोग सम्मिलित हो जाती हैं, जो लखनऊ अधिवेशन होता है।
यहां से राष्ट्रवादियों का क्या चरण है, ब्रिटेन में क्या मैसेज जाता है, ब्रिटेन की सरकार किस तरीके से खड़ी हो जाती है, क्या भारतीयों के अंदर एक राष्ट्र की भावना पनपने लगी थी। इसीलिए क्या 1919 में एक कानून लाया गया जिसे हम किस नाम से जानते हैं, है? आप लोग नाम बताइएगा, ठीक। और इस कानून के बाद में कमेंट करके बताइएगा, और इस कानून के बाद में भारत की क्या स्थिति हुई, गांधी जी का क्या रवैया था। सारे पहलुओं को एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे को चौथे से इंटरकनेक्ट करना है, क्योंकि ये एग्जाम जो ले रही संस्था है उसका नाम है यूपीपीसीएस। उस संस्था का नाम क्या है, यूपीपीसीएस, उत्तर प्रदेश लोक से राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक, उत्तर प्रदेश यूपीपीसीएस ये एग्जाम कंडक्ट करा रही है। आप देख रहे होंगे यूपीपीसीएस का प्री का प्रारंभिक परीक्षा का पेपर देखा होगा, पूरी सोच पर निर्भर था अभी 2024 का। यारो मुख्य परीक्षा का भी तो पेपर उसी पैटर्न पे जा सकता है, हैं? तो तैयारी तो हमें उसी फॉर्मेट पे करनी होगी या नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो तैयारी हमें, और हाँ निबंध के लिए और हम आपको बता दें, निबंध के लिए शनिवार को क्लास होगी जिसमें आपको, अभी हम निबंध नहीं देंगे, लिखने का हम सबसे पहली क्लास जो लेंगे वो लिखने का हम आपको तरीका बताएंगे, तरीका कि निबंध लिखा कैसे जाता है, निबंध में किन बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है, यानी कि भूमिका कैसे बनाई जाए, उसकी व्याख्या कैसे की जाए, उसमें उपसंहार कैसे डाला जाए, उसमें सकारात्मक और नकारात्मक बिंदुओं को कैसे डाला जाए, कितना वेटेज होना चाहिए, किधर हमें जाना झुकना है, अपना हम निष्कर्ष कैसे दें, ये सब चीजें हम आपको शनिवार को, प्रत्येक शनिवार को क्लास हुआ करेगी निबंध की, इसी में हम डिस्कशन करेंगे। तो जीएस की क्लास हम लोग कल से करेंगे सामान्य अध्ययन की, और जिसमें हम लोग शुरुआत करेंगे किसकी, बताइएगा, आप लोग बताइएगा, हिस्ट्री पढ़ेंगे या पॉलिटी पढ़ेंगे, आप बताओ, आप ही कमेंट करके बताइएगा। रॉलेट एक्ट, यस यस यस, आप ही लोग बता सकते हैं कि हिस्ट्री पढ़ेंगे या पॉलिटी, क्योंकि मैं दोनों विषय पढ़ाता हूं और दोनों विषय में आपको मजा दिलवा दूंगा। आपने अभी तक कहीं पढ़ा होगा तो इतने बेहतर तरीके से नहीं पढ़ा होगा, अपने आप से भी पढ़ा होगा तब भी नहीं पढ़ा होगा, ये मैं विश्वास के साथ आपसे कह सकता हूं, है? नहीं, आपको जो ठीक लगे, मॉडर्न ठीक है, मॉडर्न पढ़िएगा, पॉलिटी पढ़ना हो पॉलिटी, या एक काम कर सकती हैं, सभी लोग अपना राय बताएं, 4 दिन आधुनिक इतिहास रख लिया जाए, आधुनिक इतिहास रख लिया जाए, और 2 दिन पॉलिटी रख ली जाए,
ये ज्यादा ठीक रहेगा। ये हम अपना बता रहे हैं, दीप्ति मैम का ज्योग्राफी ही चलेगा। ठीक है, ये हम अपना बता रहे हैं। बताओ। बताओ भाई, ये रख लिया जाए। हम्म। बताओ भाई, आप लोग। बता भी नहीं रही हैं। कल कौन दिन है? शुक्रवार। ठीक है, तो कल हम लोग पॉलिटी की क्लास करेंगे शाम 8 बजे। 8 बजे। ठीक है, पॉलिटी की क्लास करें शाम को 8 बजे। ठीक। ओके। और कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं ना। कल 8 बजे हम लोग मिलते हैं शाम को। हाँ, चलो तो फिर ठीक है, कल ही मुलाकात करते हैं। और आप लोगों से आज आज नहीं, आज एक काम करिएगा, आज इतना रहने दीजिएगा, 9:30 बज गई हैं। ठीक है, आज इसी को रखते हैं यहीं पर। और कल हम लोग शुरुआत करते हैं एक पॉलिटी की, और जिसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा उद्देशिका से। इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, उद्देशिका से, या फिर संविधान के निर्माणी से शुरुआत करती हैं। ठीक है, संविधान के निर्माणी से कर देती हैं। चलिएगा, तो कल हमारा टॉपिक रहेगा और जिसकी शुरुआत हम लोग करते हैं एक अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, कल पॉलिटी। और फिर अगले 4 दिन हम लोग आधुनिक इतिहास की क्लास करेंगे। दीप्ति मैम का ज्योग्राफी चल रहा है, वो ज्योग्राफी निरंतर उसी को चलाएगी। ठीक है, किसी को कोई समस्या नहीं, तो आप लोगों से मैं इसी विश्वास के साथ क्लास समाप्त करना चाहता हूं कि आप सभी लोग अब एकदम तैयार हो जाइएगा पेन और कॉपी लेकर, और एक बार अपने आपने जो सपना देखा है उस सपने को साकार करने के लिए हमारे साथ जुड़कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, सिलेक्शन दे देंगे। ठीक है, ये पक्का मानिएगा। बस कुछ नहीं आपको पढ़ना है एक्स्ट्रा, जो क्लास में बता दे उतना पढ़ लीजिएगा, उतना रिवीजन कर लीजिएगा। लाइन टू लाइन आपको कथन कारण का सवाल मिलेगा, कूट का सवाल मिलेगा, चाहे किसी भी रूप में सवाल पूछ ले, आप सवाल बनाने की